गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग व्यवस्था क्या है उस पर चर्चा करेंगे। बैंकिंग व्यवस्था पर ही किसी देश के आर्थिक विकास बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही उन विकास कार्यों की वित्त व्यवस्था जो है वो किसी देश के विकास कार्यों में जो वित्त व्यवस्था है उसमें बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसके अंतर्गत बैंकिंग संस्थाओं को हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। एक है देश की शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं और दूसरी है बैंकिंग संस्थाएं। उसमें हम देखते हैं शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं कौन सी है। सबसे पहले है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थात जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत की बैंकिंग व्यवस्था की सबसे शीर्ष संस्था है। ये सब बैंकों का बैंक है, उनका मार्गदर्शक सलाहकार भी है। 1 अप्रैल 1935 को एक विशेष अधिनियम बनाकर इस बैंक की स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नोट निर्गमन की एकाधिकारी संस्था ही नहीं है यह, बल्कि यह बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता है, उनका मार्गदर्शक है, सलाहकार है। ये देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है, देश की साख व्यवस्था का नियंत्रण करता है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है और आंकड़ों का संकलन भी करता है। इसके साथ साथ यह देश के जो बहुमूल्य धातु कोष है उनका संरक्षक भी है, समाशोधन गृह का कार्य करता है और देश की सरकार के बैंकर और सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करता है। भारत के रिजर्व बैंक का जो देश का केंद्रीय बैंक है उसका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना 1964 में आरबीआई की एक सहयोगी संस्था के रूप में की गई थी। फिर 1976 में इसे आरबीआई से अलग करके एक अलग संस्था का रूप दे दिया गया और अब ये जो संस्था है ये देश में औद्योगिक वित्त व्यवस्था करने वाली एक बड़ी संस्था है। दीर्घकालीन औद्योगिक विकास, भारत में नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और उनके विस्तार, आधुनिकीकरण हेतु प्रत्यक्ष ऋण सहायता, इसके साथ साथ औद्योगिक ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था एवं उनके उपयुक्त जो बिल हैं उनकी पुनर्कटौती करना इस बैंक का प्रमुख कार्य है। 1992 से मर्चेंट बैंकिंग और विदेशी मुद्रा की सेवाएं भी शुरू की गई और 1994 में उद्यम पूंजी निधि की शुरुआत भी की गई और अब ये जो बैंक है एक व्यापारिक बैंक हो गया है। तीसरा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं संबद्ध कार्यों हेतु पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक जो है बिलों की पुनर्कटौती करता है, विदेशी भुगतानों की गारंटी देता है,
इस बैंक की स्थापना से देश के जो बड़े पूंजीगत और भारी उद्योग हैं उनके निर्यातों को बढ़ाने में सहायता काफ़ी मदद मिली है। और ये जो बैंक है ये राज्य सरकारों को भी राज्य सहकारी बैंक के जो अंश हैं, जो शेयर्स हैं, उनको खरीदने के लिए भी दीर्घ अवधि के लिए ऋण दे सकता है। फिर है भारतीय लघु उद्योग विकास भारतीय निर्यात आयात बैंक। देश में निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मार्च 1982 में एक विशिष्ट अधिनियम द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु इस बैंक की स्थापना की गई। ये जो बैंक है वो आयात निर्यात हेतु वित्त की सुविधा उपलब्ध कराता है, विदेशी व्यापार को बढ़ाने हेतु तकनीकी सलाह, शोध और सर्वेक्षण कार्यों को भी प्रोत्साहन देता है। फिर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 1 अप्रैल 1990 में भारत में लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस सिडबी की अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई। निर्यातोन्मुखी अर्थात जो निर्यात करते हैं उन लघु उद्योगों को आसान शर्तों पर ऋण देने के साथ साथ ये 25,000 रुपये तक की सब्सिडी की भी व्यवस्था है, इसके अंतर्गत अनुदान की भी व्यवस्था है। बैंकिंग अधिनियम 1949 में संशोधन करके सहकारी बैंकों और उसके साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निरीक्षण का कार्य भी इस बैंक को सौंप दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शोध कार्य और जो विभिन्न विकास संस्थाओं के कार्य है उसमें जो ये बैंक है वो समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ये जो बैंक है ये कृषि और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें वित्त की व्यवस्था करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब आता है राष्ट्रीय आवास बैंक, एग्जिम बैंक, NHB। मार्च 1982 में एक विशिष्ट अधिनियम द्वारा आवास एवं बेरोजगारी समस्या के निवारण हेतु गृह निर्माण कार्यों की व्यवस्था की वित्त व्यवस्था हेतु 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई और इसके साथ साथ समाज के पिछड़े एवं कमज़ोर वर्गों के लिए आवास की वित्त व्यवस्था, गृह निर्माण कार्यों में संलग्न जो संस्थाएं हैं उनके कार्यों में समन्वय भी ये स्थापित करने का काम करता है। अर्थात ये केवल गृह निर्माण कार्य के लिए ऋण नहीं देता है, बल्कि ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं इस गृह निर्माण कार्य में जो लगी हुई संस्थाएं हैं उनके कार्यों में भी समन्वय करने में योगदान या भूमिका निभाता है। फिर है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, IRBI। 1 अप्रैल 1971 में जो इकाइयां बंद हो जाने वाली होती है या जो बीमार इकाइयां हैं उन औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना हेतु वित्त प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई, किंतु 1984 में एक विशेष अधिनियम पारित करके इसको नवगठित IRBI में शामिल कर दिया गया, विलीन कर दिया गया। अब जो ये बैंक है वो बीमार और बंद इकाइयों के
पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करता है और उसके माध्यम से जो बंद होने वाली औद्योगिक इकाइयाँ होती है उनको पुनर्स्थापित करने का काम किया जाता है। अब आता है हमारी जो व्यापारिक दूसरी जो हमारी, अभी तो हमने पहले देखा कि जो हमारी बैंकिंग व्यवस्था है उसमें शीर्ष बैंकिंग संस्थाएं कौन सी। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बैंकिंग संस्थाएं हैं दूसरी, उनमें वो किस प्रकार की हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी प्रणाली। उसमें सबसे पहले है, उसमें जो हम विभाजन करते हैं वो है व्यापारिक बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा है सहकारी बैंक, चौथा भूमि विकास बैंक और पांचवा है औद्योगिक विकास बैंक। सबसे पहले देखते हैं व्यापारिक बैंक क्या। वैसे तो हम व्यापारिक बैंक से जो तात्पर्य लेते हैं कि वो ये एक जो हमारी सरकारी प्रक्रिया है, इनके ये जो सामान्य रूप से ये बैंक जो होते हैं ये 3 महीने का ऋण देते हैं। ये जनता का धन जमा करते हैं, उनको ऋण देते हैं और उनके जो मुद्रा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था, उनके ग्राहक का एजेंट के रूप में बहुत सारे कार्य करते हैं। इन बैंकों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है 3 भागों में, 2 भागों में। उसमें है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक का तात्पर्य है कि ये जो हमारी आरबीआई की जो दूसरी अनुसूची जो उसमें शामिल होते हैं और इसके लिए इसकी कुछ शर्तें भी है कि जिनकी जो पैड-अप कैपिटल और या जो उनका कोष है वो 5 लाख रुपए से कम नहीं हो, ये जनता के हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करते हो, और ये जो है विदेशी, यदि कोई इसके अंतर्गत कोई विदेशी बैंक भी है तो वो भारतीय बैंकों के विरुद्ध कोई काम या उस अधिनियम या जो इनके ऊपर भारतीय बैंक के विरुद्ध कोई अनुसूचित नियम या प्रतिबंध लागू नहीं होता हो, तो अनुसूचित बैंक। और दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक, अर्थात जो हमारी आरबीआई की दूसरी जो सूची है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन इन बैंकों को रिजर्व बैंक की कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो अनुसूचित बैंकों को मिलती। अब हमारे जो ये व्यापारिक बैंक हैं इनको भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, दूसरे निजी क्षेत्र के बैंक और तीसरे हैं विदेशी व्यापारिक बैंक। अब हम पहला तो था व्यापारिक बैंक, अब हम दूसरा देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक हैं ये इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त व्यवस्था, वहाँ की जो बचतें होती हैं उनको एकत्रित करके पूंजी निर्माण की ओर अग्रसर करने के लिए ये जो बैंक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। फिर आता है सहकारी बैंक। जो सहकारी बैंक हैं राज्यों में सहकारी बैंकों का एक 3 क्षेत्रीय ढांचा है, जिसमें शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक आता है। फिर जिला स्तर पर केंद्रीय जिला सहकारी बैंक होते हैं और जो तीसरा स्तर है, उस स्थानीय स्तर है, उस पर आता है प्राथमिक ऋण सहकारी समितियाँ। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे कई बैंक कार्य करते हैं और ये जो बैंक है ये अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण देते हैं। और इन बैंकों की जो इनके जो ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था है वो राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से हमारा जो नाबार्ड बड़ा बैंक है उसके द्वारा की जाती है। फिर आता है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक को भी हम राज्य विकास बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक के रूप में विभाजित करते हैं और ये जो बैंक हैं ये कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति करते हैं, भूमि को बंधक रहन के रूप में रखकर।
और इनकी जो व्यवस्था है वो राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक है, और जो स्थानीय स्तर है वहाँ पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक के रूप में है, बैंक के रूप में ये कार्य करते हैं। फिर है औद्योगिक विकास बैंक। औद्योगिक क्षेत्र में भारत में वित्त व्यवस्था हेतु एक बड़ी शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसके अलावा भी ये दो संस्थाएं और हैं। एक है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ये दीर्घकालीन जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बड़ी जो कंपनियां हैं, सार्वजनिक पूंजी कंपनी को ये दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करते हैं। और जो दूसरा बैंक है ICICI भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, ये जो है ये निजी क्षेत्र में औद्योगिक कंपनियों को या जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसमें भी राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों में औद्योगिक वित्त निगम हैं। जैसे राजस्थान में राज्य वित्त निगम, राजस्थान औद्योगिक विकास निगम। तो इस प्रकार विभिन्न राज्यों में भी राज्य स्तरीय बैंक औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार भारत में बैंकिंग व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार तैयार है, और इसके अलावा भी कई वित्तीय संस्थाएं देश में कार्यरत हैं। धन्यवाद।